हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीबीएसई क्लास 10 का साइंस का पेपर। और हम आपके लिए लेके आए हैं आज सेट 1। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने ये इंस्ट्रक्शंस हैं। हम इंस्ट्रक्शंस में ना जाके डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाएंगे। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में जो है ये क्वेश्चंस दे रखे हैं और राइट साइड में आपके ये इनके आंसर दे रखे हैं। सबसे पहले हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इन अ सर्किट। अ, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि आपको ये जैसे सेट्स अलग अलग आएंगे तो जरूरी नहीं है कि गैल्वेनोमीटर ही पूछे। आपको वोल्ट मीटर भी पूछ सकता है वो और एमीटर भी पूछ सकता है। तो आपको दोनों के फंक्शन पता होने चाहिए। फिलहाल हम इस पर आते हैं। गैल्वेनोमीटर का जो फंक्शन है वो क्या होता है, ये डिटेक्ट करता है आपके करंट की डायरेक्शन को और उसकी पोजीशन। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज बायोगैस कंसीडर्ड, व्हाई इज बायोगैस कंसीडर्ड एन एक्सीलेंट फ्यूल। बायोगैस को एक्सीलेंट फ्यूल क्यों कहा जाता है, उत्तम ईंधन क्यों कहा जाता है? आंसर है इसका, इट बर्न्स कंप्लीटली, बर्न्स विदाउट स्मोक, हाई कैलोरीफिक वैल्यू। इन तीनों में से आप कोई भी एक आंसर लिख सकते हैं, जो कि आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इट कैन बी प्रूव दैट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल आप सभी ने देखी होगी, नहीं देखी हो तो हम आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं। देखिए, ये है आपकी पीरियोडिक टेबल। इसमें जो आपके हॉरिजॉन्टल देखें आप, इनको हम बोलते हैं पीरियड। और जो आपके वर्टिकल कॉलम्स हैं, इनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रुप। तो हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। आपके क्वेश्चन का आंसर है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स। जैसा कि हमने आपको बताया, वेदर वेयर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइन द ग्रुप। ग्रुप्स डिटरमाइन कैसे होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स की वैलेंसी से। और पीरियड्स डिटरमाइन कैसे होते हैं कि आपके इलेक्ट्रॉन्स में कितने शेल्स हैं। इसी के सेकंड पार्ट में आते हैं, जो और वाला क्वेश्चन है आपका। इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है एलिमेंट्स की, जो है 2 8 4, यानी कि 8 + 2 + 4 आपके 14 इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको दिखेगा सिलिकॉन। इसको आप वर्टिकली ऊपर जाएंगे एरो में तो ये आपका ग्रुप बता देगी पीरियोडिक टेबल आपको। इसका ग्रुप ये रहा। और अगर आप हॉरिजॉन्टल जाएंगे तो आपको इसका पीरियड भी मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे लिखा भी है ग्रुप 14, पीरियड थर्ड, सिलिकॉन। इसकी आप नेम के साथ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी आपसे पूछी गई है तो आप बता सकते हैं, ये नॉन मेटेलिक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। नेक्स्ट पे आते हैं, राइट टू डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन ह्यूमन बॉडी। राइट द प्रोडक्ट फॉर्म इन ईच केस। दो डिफरेंट वेज बतानी है ग्लूकोज को आयोडाइज करने की। दो डिफरेंट वेज कौन सी होती हैं आपकी, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक जैसे कि आपको पता ही होगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, और एनारोबिक आपका एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। इसमें आपके CO2 एंड H2O बनते हैं और इसमें आपका लैक्टिक एसिड बनता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। डिफाइन द टर्म पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होती है, राइट द मॉडिफिकेशन इन कर्वेचर ऑफ आई लेंस विच अनेबल अस टू सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। पावर ऑफ अकोमोडेशन की आपकी एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। ये कैसे इसमें मॉडिफिकेशन होगा, अगर नियर बाई ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखना हो तो जो कर्वेचर की आप जो आपका कर्वेचर होगा वो या तो इंक्रीज हो जाएगा या फिर लेंस से होगा वो ठीक हो जाएगा। दो तरीके से हो सकता है। इसके बाद आता है आपका सेक्शन सी पे। सेक्शन सी ये गलती से लिख दिया है। हाँ, आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज टेकन इन चाइना डिश and the china dish has placed in sunlight for some time. What will be your observation in this case? Write the chemical equation involved in the form of a balanced chemical equation. Identify the type of chemical reaction. तो 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड यहाँ पे लिया, इसको सनलाइट की प्रेजेंस में रखा तो Ag+Cl, यानी कि जो आपका AgCl था ये डिकम्पोज हो गया, दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया, सिल्वर और क्लोराइड में। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में इसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा। और इस रिएक्शन को, क्योंकि ये दो पार्ट्स में डिकम्पोज हुआ है, इसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
इसका दूसरा नाम है फोटोलाइटिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्योंकि फोटोलाइटिकल क्यों? क्योंकि ये सनलाइट की प्रेजेंस से हुआ है। नेक्स्ट आते हैं आपके इसी का चॉइस वाला क्वेश्चन आपका, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एंड राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। इसमें आपको इन दोनों केसेस में आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा रिएक्शन है और उनका केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है। जिंक रिएक्ट करेगा सिल्वर नाइट्रेट के साथ, रिएक्ट करेगा सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो जो जिंक होगा वो सिल्वर को रिप्लेस कर देगा और जिंक नाइट्रेट बनाएगा। सिमिलरली अगर आप इसको देखें तो क्योंकि ये इसने रिप्लेस किया है, इसको डिस्प्लेस किया है, इसलिए इसका नाम हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट आपका पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विद लेड नाइट्रेट। यहाँ पे देखेंगे के पोटेशियम आयोडाइड ये लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है कि आपका नाइट्रेट के साथ चला गया और लेड आपका आयोडीन के साथ चला गया, तो यहाँ पे दो बार डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो इसका नाम हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए ये ना सीबीएसई की मार्किंग स्कीम है, तो इसमें देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है डिडक्ट हाफ मार्क्स फॉर नॉन बैलेंस इक्वेशन। यानी कि अगर आप इक्वेशन को बैलेंस नहीं करते, जैसे कि ये 2 लगा हुआ है या फिर यहाँ पे 2 लगा हुआ है, अगर आप इसको बैलेंस नहीं करेंगे तो आपका हाफ मार्क्स डिडक्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आइडेंटिफाई एन एसिड एंड बेस फ्रॉम विच सोडियम क्लोराइड इज obtained। सोडियम क्लोराइड क्या होता है आपको पता होगा, NaCl। एसिड कौन से एसिड से बन सकता है? ये HCl से। और बेस कौन सा हो सकता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, किस तरह का साल्ट है? ये न्यूट्रल साल्ट है। व्हेन इज इट कॉल्ड रॉक साल्ट? इसे रॉक साल्ट कब कहा जा सकता है? जब ये क्या करे, ब्राउन क्रिस्टल फॉर्म करे, इसके साथ इम्प्योरिटी के साथ कंबाइंड होके। हाउ इज रॉक साल्ट फॉर्म? रॉक साल्ट कैसे फॉर्म होता है? ड्राइंग अप ऑफ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बेस्ड ऑन द ग्रुप वैलेंसी ऑफ एलिमेंट राइट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिविंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब एलिमेंट्स के ग्रुप की वैलेंसी के आधार पे आपको मोलिकुलर फॉर्मूला बताना है इन कंपाउंड का। ऑक्साइड ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, जैसे कि हम आपके पीरियोडिक टेबल में गए थे, ये आपका ग्रुप है फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, ये हाइड्रोजन एंड हीलियम। इनका आपको, क्योंकि हीलियम तो आपकी नोबल गैस है इसलिए हम हाइड्रोजन की बात करेंगे, आपको इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला बताना है। इसका ऑक्साइड कैसे बन सकता है? H2O। अगर हम H को A मान लें तो क्या बनेगा? A2O। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखिए आंसर A2O। वैलेंसी ऑफ ग्रुप की वन की क्या होती है? 1 होती है, और ऑक्सीजन की कितनी हो गई? 2। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हैलाइड ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13। तो ग्रुप 13 के सिमिलरली कैसे बनेंगे? AX3, ग्रुप की वैलेंसी हुई 3 एंड हेलोजन की क्या हुई? 1। हाइलाइड जो है वो हेलोजन के लिए यूज होता है। कंपाउंड फॉर्म्ड विद एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2 combines with एलिमेंट बी ऑफ ग्रुप 17। तो ग्रुप 2 और 17 के एलिमेंट से कंपाउंड होकर जो बनता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? AB2। आपको कमेंट्स में आंसर देना है, AX3 और AB2 के एग्जाम्पल बताने हैं आपको। देखते हैं आप में से कितने लोग बता सकते हैं। ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, गिव 1 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ईच। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? 3 तरह की होती हैं आपकी, आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज का काम क्या होता है? अगर हम आपको स्क्रीन पे दिखाएं तो ये आपका हार्ट है, इसमें आपको यहाँ पे आर्टरीज दिख जाएंगी, आपको वेन्स भी दिख जाएंगी। यहाँ पे आप देखेंगे ये आपके लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और फिर पूरी बॉडी में जाता है, फिर डिऑक्सीजनेट होकर फिर आपका हार्ट में जाता है, फिर वो पंप होकर फिर लंग्स में जाता है। तो आर्टरीज और वेन्स के जो वर्क होते हैं वो आपसे पूछे गए हैं। आर्टरीज का क्या वर्क होता है? इनके फीचर्स पूछे गए हैं आपसे, तो आप कुछ भी बता सकते हैं, इनके वर्क भी बता सकते हैं, और कोई अदर फीचर आपको पता हो तो वही बता सकते हैं। नो वॉल्स, थिक वॉल्ड, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। सिमिलरली वेन्स का क्या है? प्रेजेंस ऑफ वॉल्स, थिन वॉल्ड, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैरी ब्लड टुवर्ड्स हार्ट। वेरी फाइन कैपिलरीज क्या होती हैं? वेरी फाइन होती हैं, मिक्स ब्लड फाउंड इन टिश्यूज, साइट फॉर मटेरियल एक्सचेंज। अगर आपको हार्ट के बारे में और भी जानकारी चाहिए, इसकी वर्किंग प्रोसेस के बारे में, तो हम उसके लिए अलग से वीडियो बना सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं।
नेक्स्ट आया क्वेश्चन नंबर 10, ट्रेस द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स व्हिच अकर व्हेन अ ब्राइट लाइट इज फोकस्ड ऑन योर आई। ये है कि अगर आपके आईज के ऊपर कोई ब्राइट लाइट आए, अगर आपके ऊपर आपकी आईज के ऊपर कोई टॉर्च ऐसे लाइट मारे तो क्या होगा। तो जैसे कि आपके जो आईज के जो सेल्स हैं यानी कि रेटिना, वो रिसेप्ट करेंगे उस साइज को, रिसीव करेंगे, उसके बाद वो आपके सेंसरी न्यूरॉन में जाएगी और सेंसरी न्यूरॉन उसको ब्रेन में भेजेंगे, फिर ब्रेन मोटे न्यूरॉन में भेजेंगे और आई मसल में जाएगी और आपकी जो आई या पिupil जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और आपकी आईलिड जो होंगी वो क्लोज हो जाएंगी। और ये विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होता है। तो ये कई बार ब्रेन से होता है और अगर आप ब्रेन की जगह स्पाइनल कॉर्ड लिखेंगे तो वो भी सही होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं, नेम द प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग। प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं आपके, प्लांट हार्मोन्स वो हार्मोन्स होते हैं, वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो प्लांट को कोऑर्डिनेट करने में मदद करते हैं, ग्रोथ में उसकी और डेवलपमेंट में। जैसे कि ग्रोथ ऑफ स्टेम, ऑक्सिन, प्रमोशन ऑफ सेल डिवीजन, साइटोकिनिन, इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ, एपिस्टासिस, एडीए भी कहा जाता है इसको। उसके बाद एलोंगेशन ऑफ सेल, सिंस एंड क्लिवरेज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द प्लांट मेंडल यूज फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने कौन से प्लांट्स का यूज किया था, तो ये था आपका पी प्लांट। व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेनी वाज ऑब्टेन्ड बाय मेंडल इन F1 एंड F2 जनरेशन व्हेन ही क्रॉस्ड द टॉल प्लांट एंड शॉर्ट प्लांट। राइट द रेशियो ही ऑब्टेन्ड इन F2 जनरेशन प्लांट। इसके लिए हमारे पास एक डायग्राम है। ये मेंडल ने जो किया था वो पीस प्लांट के ऊपर किया था, यानी कि मटर के प्लांट आपके। तो इसमें मटर के प्लांट्स में इसने लिए टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट। टॉल प्लांट का जो जीनोम था वो डबल कैपिटल टी होता है और एक टॉल प्लांट का अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो भी वो टॉल ही होगा। इसका जीनोटाइप तो अलग होगा बट फिजिकली देखने में ये टॉल ही होगा। और अगर दोनों स्मॉल हैं, दोनों अलील्स, इनको अलील्स बोलते हैं, अगर दोनों अलील्स सबसे स्मॉल है तो वो स्मॉल प्लांट होगा। तो उसने क्लोज कराया देखेंगे आप, तो एक उसने लिया कैपिटल टी और एक लिया स्मॉल टी। तो ये स्मॉल टी वाला हो गया आपका और ये कैपिटल टी वाला हो गया। तो कैपिटल टी की स्मॉल टी से क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, जैसे हमने आपको बताया, ये टॉल ही आएगा। जीनोटाइप इसका अलग है बट ये टॉल आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी, सिमिलरली यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी। तो आप देखोगे चारों के चारों जो F1 जनरेशन में आए, को यहाँ पे चेंज करके F1 कर लीजिए। तो चारों के चारों F1 जनरेशन में आए वो क्या है आपके कैपिटल टी स्मॉल टी। तो देखने में सारे के सारे टॉल्स थे। नेक्स्ट आपका क्रॉस हुआ कैपिटल टी और स्मॉल टी का, इसी जनरेशन का लिया, इसको हम बोलते हैं F2 जनरेशन। तो कैपिटल टी से आया कैपिटल टी स्मॉल टी से आया कैपिटल टी स्मॉल टी, सिमिलरली कैपिटल टी और स्मॉल टी से आया कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे स्मॉल टी एंड स्मॉल टी से आया स्मॉल टी। तो आप देखेंगे कि तीन प्लांट तो आपके आए टॉल वाले, कैपिटल टी स्मॉल टी और ये जो आपके तीनों हैं, ये तीनों के तीनों टॉल हैं और ये क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। तो इसकी रेशियो आ गई आपकी 3:1। और यहाँ पे आप देखेंगे इस टाइप का एक प्लांट है और इस टाइप के दो प्लांट हैं और इस टाइप का एक प्लांट है। तो तीनों टाइप की रेशियो हो गई 3:1 और जीनो टाइप की रेशियो हो गई 1:2:1। यहाँ पे देखेंगे तो पी प्लांट आपका F1 में सारे टोल आए, F2 में कुछ टोल आए कुछ शॉर्ट आए, और रेशियो क्या आई टोल और शॉर्ट की 3:1। ये फिनोटाइपिक रेशियो हुई और 1:2:1 जैसा कि हमने आपको बताया ये जीनोटाइपिक रेशियो हुई। नेक्स्ट आते हैं आपके चॉइस वाले क्वेश्चन पे, लिस्ट टू डिफरेंसेस बिटवीन एक्वायर्ड ट्रेट्स एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स। एक्वायर्ड ट्रेट्स होती हैं जो कि हम एक्वायर करते हैं और इनहेरिटेड ट्रेट्स होती हैं जैसे कि आपको नाम से पता होगा जो कि हमें विरासत में मिलती हैं। These traits are transformed from one generation to these traits are not transferred from one generation to next generation। ये जो traits हैं ये आपकी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफॉर्म नहीं होती है, जबकि इनहेरिटेड traits जो होती हैं वो आपकी ट्रांसफर होती हैं। They do not bring about change in DNA। ये डीएनए में चेंज नहीं लाती हैं। They bring about changes in DNA। इनसे डीएनए में चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई कलर एंड एक्वायरिंग एनी स्किल। कोई भी स्किल आप जो बाद में
ऐसी स्किल आपके अंदर जो आपके पेरेंट्स में या आपके फोर ग्रैंडफादर्स में ना हो, उसको हम कहते हैं एक्वायर्ड टेस्ट। आप इसमें कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज रेनबो? रेनबो क्या है? ड्रॉ अ लेवल डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो। रेनबो जैसे कि आपको पता है, नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट अपीयरिंग इन द स्काई इन अ आफ्टर अ रेन शॉवर। किसी भी रेन शॉवर के बाद जो ड्रॉप्स होती है, देखो ये ड्रॉप है, सनलाइट इसमें पड़ी तो आपकी जो रेज है वो डिस्पर्स होके सेवन लाइट्स में आपकी ब्रेक हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है। और इसकी लाइट्स होती हैं विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, उसके बाद येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये नीचे से ऊपर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये कलर होते हैं। नेक्स्ट आता है, हाउ कैन वी हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, सजेस्ट एनी थ्री मैथड। वेस्ट डिस्पोजल्स को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? आपने 3 R's पढ़े होंगे, रिसाइकल, रीयूज एंड रिड्यूस। ये वही है, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग, रिड्यूसिंग ऑफ यूज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, रीयूज। ठीक है, कोई भी थ्री आपको लिखना है। नेक्स्ट है, डिफाइन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम टू शो द फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? The system where all the living organisms in an area together interact with the non-living constituents of the environment. अ, कोशिश कीजिएगा जहाँ भी आपको डेफिनेशन बोला हो ना, वहाँ पे आप बुक की डेफिनेशन ही लिखें, या फिर एक पर्टिकुलर डेफिनेशन ही लिखें, वर्ड टू वर्ड रहें, क्योंकि डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड होनी चाहिए, वेग नहीं होनी चाहिए। आपको फ्लो डायग्राम बताया था, तो सबसे पहले सनलाइट, सन से ये प्रोड्यूसर्स में जाते हैं, यानी कि प्लांट्स में, प्लांट्स को फिर हर्बीवोरस एनिमल्स खाते हैं, तो इसको कार्निवोरस एनिमल खाते हैं, ये इनको प्राइमरी कार्निवोरस, और इसके बाद आता है एक और कैटेगरी लिख लीजिए आप, टॉप कार्निवोरस की। स्लाइड में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज वाटर हार्वेस्टिंग? वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? वाटर हार्वेस्टिंग से नाम को पता है, जल संग्रहण, यानी कि पानी को स्टोर करना। लिस्ट टू मेन एडवांटेजेस एंड एसोसिएटेड विद हार्वेस्टिंग एट कम्युनिटी लेवल, राइट टू कॉज फॉर द फेलियर ऑफ सस्टेन्ड अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर। तो टेक्निक यूज टू कलेक्ट वाटर एंड स्टोर वाटर, वाटर को कलेक्ट करना और उसको स्टोर करना फ्यूचर यूज के लिए, इसको वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। एडवांटेजेस क्या है कि अवेलेबल रिसोर्स इन टाइम ऑफ नीड, जब भी जरूरत होगी आपको पानी मिल जाएगा। ठीक है, और जो आपका ग्राउंड वाटर लेवल है वो बढ़ जाता है इससे। ठीक है, टू कॉजेज फॉर फेलियर, फेलियर के टू कॉजेज क्या है इसके? ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, हम ग्राउंड वाटर का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, और डिफोरेस्टेशन, यानी कि पेड़ों के कटने की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका, लिस्ट इन टेबुलर फॉर्म 3 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन अ मेटल एंड नॉन मेटल। तो केमिकल प्रॉपर्टीज लिखनी है, मेटल और नॉन मेटल की आपको बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज बताऊंगी, पर ध्यान, क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, आपको केमिकल प्रॉपर्टीज पूछनी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज पूछनी है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड विद ऑक्सीजन। जो मेटल्स होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ, और नॉन मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक, ये हो गया एसिडिक। मेटल रिएक्ट विद dilute एसिड्स टू लिबरेट हाइड्रोजन, ये dilute एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और नॉन मेटल्स जो हैं वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। मेटल्स फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। जो मेटल्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज आयन बनाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा सोडियम की हम वैलेंसी क्या लिखते हैं, +1। तो ये जो +1 है, ये इसकी वैलेंसी है, पॉजिटिव चार्ज आयन इलेक्ट्रॉन जो है वो ये लूज कर देता है, और जबकि नॉन मेटल्स जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर बी, मोस्ट मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेल, वाई मेटल्स हैव लूज बॉन्ड विद सेम। भाई अगर आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेटल्स के वो लूज होंगे, तो वो क्या करते हैं, फ्री होते हैं मूव करने के लिए, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सेकंड है, द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड विद हीटेड एल्यूमिनियम इज यूज्ड टू जॉइन क्रैंक मशीन पार्ट। मोल्टन आयरन जो है वो इससे प्रोड्यूस होता है, इसलिए जो मशीन के पार्ट्स हैं वो रिएक्ट करने पे दोनों ज्वाइन हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17, राइट द केमिकल फॉर्मूला एंड द नेम ऑफ द कंपाउंड विच इज एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक। जितनी भी वाइन्स होती है उनमें कौन सा कंपाउंड होता है? वो होता है आपका इथेनॉल।
या फिर इथाइल अल्कोहल C2H5OH। ये आपके आजकल यूज भी होता है। किसमें यूज होता है? हम सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं आजकल कोविड-19 से बचने के लिए, तो उसमें इथाइल अल्कोहल यूज होता है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में रखा है, लिस्ट इट्स थ्री यूजेस। तो दो यूजेस बताने हैं, एक आपको पता लग गया, दूसरा आप बता सकते हैं कि मेडिसिन में भी यूज होता है। नेक्स्ट है राइट केमिकल इक्वेशन एंड नेम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन दिस कंपाउंड रिएक्ट विद सोडियम मेटल। तो अगर सोडियम मेटल के साथ हम इसको रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? सोडियम इथोक्साइड बनेगा, जिसका फॉर्मूला है C2H5ONA, और आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। नेक्स्ट है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर इसको रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? आपका इथीन फॉर्म होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मीथेन क्या है? व्हाट इज मीथेन? What is methane? Draw its electron row structure. Name the type of bond formed in this compound. What are such compounds? Why are such compounds are pure conductor of electricity, have low melting point, boiling point? What happens when this compound burns in oxygen? तो सबसे पहले जानते हैं कि मीथेन क्या है। मीथेन का ये रहा आपका फॉर्मूला CH4, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है ये। इसमें देखेंगे आप कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, और इसका हर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, तो ये आपका इसका स्ट्रक्चर बन जाता है। नेक्स्ट आते हैं डिफाइन पोलिनेशन, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, लिस्ट टू एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन, हाउ डज सुटेबल पोलिनेशन लेड टू फर्टिलाइजेशन। पोलिनेशन क्या है? पोलिनेशन है आपका ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द एंथर और स्टैमेन टू स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। ठीक है, तो यानी कि मेल जो पार्ट होता है फ्लावर का उसको एंथर बोलते हैं, जो फीमेल पार्ट होता है उसको स्टिग्मा कहते हैं। तो जो मेल से फीमेल्स में पोलन जाते हैं उसको हम पोलिनेशन कहते हैं। ये कैसे होता है? सेल्फ पोलिनेशन भी हो सकता है और क्रॉस पोलिनेशन भी हो सकता है। सेल्फ पोलिनेशन होता है अगर सेम फ्लावर में हो, उसी फ्लावर में अगर क्रॉस हो जाए, उसी फ्लावर में अगर ट्रांसफर हो जाए पोलन, तो उसको सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। अगर दूसरे एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जाए तो उसको क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। तो जो क्रॉस पोलिनेशन होता है कैसे होता है? इसके लिए एजेंट्स होते हैं, विंड, वाटर, इंसेक्ट्स, एनिमल, के आपको इनमें से कोई भी दो लिखने हैं एज पर द क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका कि a tube grows out of the pollen grains and travels through the style to reach the female germ cell in the ovary to cause fertilization। तो ये जो आपका क्वेश्चन था, हाउ डज सुटेबल पोलिनेशन लेड टू द फर्टिलाइजेशन, ये उसके बारे में था कि ये कैसे होता है। इसके लिए पर्टिकुलर आपको फ्लावर का डायग्राम बनाना भी आना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कि आपको डायग्राम दे रखा है, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है और इसके पार्ट्स बताने हैं 1 2 3 4 5। ये आपका यहाँ पे 1 पूछा है, यहाँ पे 2 पूछा है। तो जो फर्स्ट है ये आपका फैलोपियन ट्यूब है, सेकंड आपकी ओवी है, थर्ड आपका यूट्रस है, फोर्थ सर्विक्स एंड फिफ्थ वजाइना। इसके अलावा आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी आना चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट इज कंट्रासेप्शन, लिस्ट थ्री एडवांटेजेस ऑफ अडॉप्टिंग कंट्रासेप्टिव मेथड्स। कंट्रासेप्शन क्या होता है और थ्री एडवांटेजेस भी इसके बताने हैं। कंट्रासेप्शन होता है आपका मेथड टू अवॉइड प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी से बचने के लिए, जैसे कि आप वेसेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी कराते हैं या फिर कोपर डी वगैरह, ये सब होते हैं। इनके एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस हैं कि दो प्रेगनेंसी यानी कि दो चिल्ड्रंस के बीच में गैप हो जाता है, अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी, आपकी जो प्रेगनेंसी जो आप नहीं चाहते वो अवॉइड हो जाती है, और पॉपुलेशन भी अंडर कंट्रोल रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिजिक्स से, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, यानी कि आपकी यू हो गई -60 फ्रॉम अ कॉन्केव लेंस, द फोकल लेंथ f30, एफ हो गई आपकी 30 -30। इसमें आपको क्या बताना है? लेंस फॉर्मूला यूज करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑफ द लेंस, यानी कि डायरेक्ट आपका फॉर्मूला लग जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसमें आप v निकाल लेंगे, f और u की वैल्यू रख के, सिंपल है, तो आ जाएगी आपकी वैल्यू v इज इक्वल टू -20। नेक्स्ट आपसे पूछा लिस्ट फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। तो ये जो इमेज बनेगी कैसे बनेगी? वे डायग्राम देखिए आपका स्क्रीन पे बना हुआ है।
इसमें जो इमेज आई है ये वर्चुअल और इरेक्ट आई है, कौन सी साइड पे आई है ये आपको लिखना है, पोजीशन क्या है इसकी और साइज क्या है इसका ये लिखा है, ये आपको चारों लिखना है। नेचर वर्चुअल है, पोजीशन 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट है, साइज इमेज क्या है, इरेक्ट और इन्वर्टेड में से क्या है, ये इरेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका यहाँ पे हिंदी में रखा है, नेक्स्ट स्लाइड में रखना है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। With the help of the suitable circuit diagram, prove that the reciprocal of the equivalent resistance of a group of resistance joined in the parallel is equal to the sum of the reciprocal of the individual resistance। यानी कि पैरेलल में जो आपके रेजिस्टेंस का सम होता है वो क्या होता है, उसके लिए आपको डायग्राम बनाना है। देखिए ये आपका डायग्राम है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो R1 R2 R3, इसमें से करंट जा रहा है I1 I2 I3। ठीक है, तो आपका I1 कितना होगा V अपॉन R1, I2 होगा V अपॉन R2, I3 होगा V अपॉन R3। बी सेम क्यों है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में इक्वल रहेगा। तो यहाँ से अगर हम इक्वेशन आई बराबर होता है आपका पैरेलल में I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों को अगर ऐड करेंगे तो ये इक्वेशन आएगी। यहाँ से हम V कॉमन लेके और उसको कैंसिल आउट कर देंगे तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी रिक्वायर्ड। नेक्स्ट आपको इसी के बेस पे न्यूमेरिकल दिया है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में दो रेजिस्टेंस आपके 12 ओम के ईच आर जॉइंड इन पैरेलल, दोनों को पैरेलल जॉइन किया गया 6 वोल्ट की बैटरी के साथ। तो करंट ऑन करना है, सिंपल आपका फॉर्मूला लग जाएगा R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू 12, जी सिस्टम दे रखा है। तो यही वाला जो अभी आपने फॉर्मूला डिराइव किया है उसी की वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 का। एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ रेजिस्टेंस 20 ohm and a conductor of resistance 4 ohm are connected to a 6 volt battery as shown in the circuit। तो आप देख सकते हैं सीरीज में ऐड हुए हैं, अगर सीरीज में कनेक्ट हुए हैं तो ये क्या होंगे, ऐड होंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस आपका आ गया 20 प्लस 4 इक्वल टू 24। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है करंट थ्रू द सर्किट और पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें आते हैं हम करंट का फॉर्मूला डायरेक्ट I इक्वल टू V अपॉन R 6/24 इक्वल टू हो गया 0.25। नेक्स्ट आ गया इलेक्ट्रिक लैंप के लिए आपका जो पूछा गया है V इक्वल टू I ये रहा निकाल लेंगे आप। फिर कंडक्टर के लिए V इक्वल टू IR, ये ओम्स लॉ आपका होता है। देन पावर निकालनी है आपकी, सिंपल कुछ भी नहीं करना आपको, एक एक वन वन मार्क्स के क्वेश्चन है तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना, वैल्यू पुट करनी है और सिंपल कैलकुलेशन आप कर लेंगे। नेक्स्ट आता है आपका सोलेनोइड क्या होता है, इसका मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या होता है। ठीक है, और ये आपको सोलेनोइड के भी बनाने हैं और बार मैग्नेट के भी बनाने हैं और इन दोनों में डिफरेंस। तो आप राइट हैंड साइड पे देखेंगे ये आपका सोलेनोइड है, ये बेसिकली एक कॉइल होती है ऐसे, इस कॉइल में से जब हम करंट को फ्लो करते हैं तो इसके बीच में मैग्नेटिक लाइन्स बनती हैं। अगर हम इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे करंट को ऐसे तो इसमें मैग्नेटिक लाइन्स ऐसे बनेंगी। सिमिलरली बार मैग्नेट में भी ऐसे आपका होता है। यहाँ पे देखिए आप, आपके दोनों पोल्स रखे हैं, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आपके करंट फ्लो करता है। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि सोलेनोइड में आप करंट की डायरेक्शन खुद से चेंज भी कर सकते हैं। आप यहाँ से करंट ना देके इधर से देंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो चेंज हो जाएगी। लेकिन बार मैग्नेट में ऐसा नहीं होता, बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो फिक्स होती है। ठीक है, तो देखेंगे फील्ड डिसअपियर ऑन स्टॉपिंग द करंट। अब इसमें आप सोलेनोइड में करंट देना बंद करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा, कि बार मैग्नेट में ऐसा नहीं होता। स्ट्रेंथ जो होती है करंट की, जितना आप ज्यादा करंट देंगे उतना फील्ड बढ़ेगा, तो मैग्नेट में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। और तीसरा है डायरेक्शन, जब ये मैंने आपको बताया कि आप डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो करंट की डायरेक्शन भी चेंज होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो भी। नेक्स्ट आते हैं आपको ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन आपने दो टेस्ट ट्यूब में डाला, टेस्ट ट्यूब ए में आपका HCl था, टेस्ट ट्यूब बी में आपका NaOH था। तो दोनों में से किसमें आपको चेंज मिलेगा और क्या चेंज मिलेगा, टेस्ट ट्यूब ए में आपको चेंज मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि उसमें HCl था, HCl आपका एसिडिक होता है और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन जो होगा वो ब्लू से क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा एसिड की वजह से, क्योंकि जो HCl होता है वो टर्न करता है ब्लू लिटमस को रेड में। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन 2 ml ऑफ dilute HCl is added to 1 gram of sodium carbonate taken in clean and dry test tube। ये देखिए इसका आंसर है ब्रिस्क एफरवेंस होंगी। देखो ये आपको रिएक्शन भी पूछी गई है, तो सोडियम कार्बोनेट को HCl से करेंगे तो जो सोडियम होगा वो क्लोराइड के साथ मिलकर NaCl बनाएगा, आपका वाटर बनेगा और CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका 3 टेस्ट ट्यूब हैं A, B and C, 3 different liquids namely distilled water, underground water and distilled water in which a pinch of calcium sulfate is dissolved। ठीक है, respectively are taken। इक्वल अमाउंट ऑफ सोप सोल्यूशन इन तीनों में डाला गया है। तो इन विच टेस्ट ट्यूब विल द लेंथ ऑफ द फॉर्म भी लोगे, सबसे ज्यादा जो आपकी फॉर्म होगी वो सबसे ज्यादा किसमें होगी, टेस्ट ट्यूब ए में होगी, क्योंकि जो डिस्टिल्ड वाटर है उसके अंदर कोई भी सॉल्ट नहीं होता और जिस वजह से सबसे ज्यादा फॉर्म टेस्ट ट्यूब ए में बनेगी। नेक्स्ट आपका इजी क्वेश्चन है, स्टूडेंट इज ऑब्जर्विंग टेम्पररी माउंट ऑफ लीफ स्टील अंडर अ माइक्रोस्कोप। माउंट लीफ स्टील को अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो क्या क्या आपको स्टेमेटा दिखते हैं, उसी का आपको डायग्राम बनाना है। ये आपका डायग्राम बना हुआ है, इसमें गार्टल है और ध्यान रखिएगा आपको इसमें लेबल जरूर करना है। इसमें आपको क्लियर नहीं दिखेगा तो आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में से भी इसको देख सकते हैं। ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ शो बडिंग इन हाइड्रा। बडिंग इन हाइड्रा ये भी एनसीईआरटी का डायग्राम है आपका। ये हाइड्रा है, यहाँ से आपका बड निकल रहा है और ये धीरे धीरे बड़ा होता है और एक प्रॉपर हाइड्रा बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, in experimental setup to show that CO2 is given out during the respiration, name the substance taken in small test tube kept in conical flask। तो कॉनिकल फ्लास्क में CO2 रेस्पिरेशन में आपको एक एक्सपेरिमेंट सेटअप दिया गया है, अगर करेंगे जिसमें आपको रेस्पिरेशन के दौरान CO2 रिलीज होती है, इसको आपको अगर शो करना है तो आप कौन से सब्सटेंस का यूज करेंगे। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट होता है, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर जर्मिनेटिंग सीड्स लेते हैं, यहाँ पे तो कॉनिकल फ्लास्क के अंदर टेस्ट ट्यूब में एक प्रोडक्ट रखते हैं, उस प्रोडक्ट का नाम पूछता है, यहाँ से आपकी ट्यूब जाती है एक बीकर के अंदर। ठीक है, तो ये जो इसके अंदर जो मटेरियल होता है वो कौन सा होता है, वो एलिमेंट आपका होता है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका फंक्शन क्या होता है, इट अब्सॉर्ब CO2। ये CO2 जितनी प्रोड्यूस होती है जर्मेटिंग सिस्टम उससे अब्सॉर्ब कर लेता है और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, जो वाटर लेवल होगा आपका टेस्ट ट्यूब में वो डिप कर जाएगा बीकर के अंदर, जिससे क्या होगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका वाई स्प्रेडिंग द डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बी अक्रॉस अ रेजिस्टर। मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस की स्टडी करते हुए अक्रॉस अ कंडक्टर करंट जो उससे पास किया गया सर्किट से इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, अ स्टूडेंट ऑफ 5 रीडिंग। तो स्टूडेंट 5 रीडिंग लेता है और जो 5 की 5 रीडिंग आती है वो आपकी एक ही लाइन के अंदर आती है, तो यानी कि ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। तो इससे व्हाट डज द स्ट्रेट लाइन सिग्निफाई, ये लाइन क्या सिग्निफाई करती है, ये लाइन सिग्निफाई करती है पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। मतलब जैसे जैसे आपका करंट इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है, या फिर वाइस वर्सा, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहे हैं तो वैसे वैसे करंट भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इसी को हम ओम्स लॉ भी कहते हैं। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और जो प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो हम V इक्वल टू IR लिखते हैं, जहाँ पे R क्या है, आपका रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस को आप कैसे मेजर कर सकते हो, इसी को आप लिखोगे R इज इक्वल टू V अपॉन I, और दूसरी लैंग्वेज में इसको बोलते हैं हम स्लोप ऑफ ग्राफ। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चॉइस वाला, व्हाट वुड यू सजेस्ट टू अ स्टूडेंट इफ व्हाइल परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट ही फाइंड्स द पॉइंटर नीडल ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर डू नॉट कोइंसाइड विद जीरो मार्क। मतलब कि आपका ये एमीटर है, इसमें जो जीरो मार्क है इससे जो आपकी नीडल है वो इधर या इधर हो रही है, राइट या लेफ्ट हो रही है। एमीटर में भी हो सकता है, वोल्टमीटर में भी हो सकता है, गैल्वेनोमीटर में भी हो सकता है। कभी भी आप देखेंगे ना तो कुछ हमारे जो डिवाइसेस होते हैं, जैसे यहाँ पे आपका लिखा है 0, यहाँ लिखा है 5, यहाँ लिखा है 10, तो हमारा पॉइंटर या तो नीचे गिर जाता है
या फिर परमानेंटली ऊपर हो जाता है तो थोड़ी सी एरर आ जाती है। इस एरर को हम बोलते हैं जीरो से हटने वाली एरर, यानी कि जीरो एरर। तो इसको अगर आपको रेक्टिफाई करना है और आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई और डिवाइस नहीं है और आप कुछ डिवाइस से काम चलाना है, तो आप क्या करेंगे, देखेंगे कि कितना एरर है। अगर ये मान लो 2 पॉइंट ज़्यादा हो रहा है तो आप अपने रीडिंग्स में से -2 कर दो, और अगर ये माइनस में जा रहा है तो आप अपनी रीडिंग में +2 कर दो। तो इसको बोलते हैं जीरो एरर को एडजस्ट करना, ठीक है। तो मेजर ऑफ जीरो एरर, हमने ये किया, क्या रीजन था इसका, ये जीरो एरर को मेजर करेगा और वैल्यू जीरो शुड बी एडजस्टेड, उसको उसी तरह से एडजस्ट कर देगा। नेक्स्ट आपका लिस्ट फोर प्रिकॉशंस which a student should observe while determining the focal length of given convex lens by obtaining image of different object on a screen। तो अगर आप फोकल लेंथ डिटरमाइन कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस की, तो आप कौन कौन से प्रिकॉशन लेंगे? आई थिंक ये बहुत इजी है और आपको पता भी होंगे। क्या है कि लेंस जो है आपको वर्टिकल होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी लेंस हो, आपका कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, दोनों ही लेंस आपके वर्टिकल होने चाहिए स्क्रीन से, ठीक है। इमेज जो है आपकी क्लियर और शार्प होनी चाहिए। कम से कम 3 ऑब्जर्वेशन लो, क्योंकि जितनी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन होंगी उतनी ज़्यादा गलतियाँ होने के चांसेस कम होंगे और हम जनरलाइजेशन कर सकते हैं। बेस ऑफ लेंस, स्क्रीन एंड मिरर, वही आपका स्ट्रेट लाइन में तीनों के बेस होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था आपका पेपर साइंस का सेट 1 2019 विद सॉल्यूशन। आपको अगर और भी एग्जाम्स आपके चाहिए, एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको हम जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा देंगे। और हाँ जी, एक बार फिर से अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। थैंक यू।